वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपके सिलेबस में हमने टॉपिक रखा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमने रखा है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद रखा है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके बाद लिखा है रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन। तो ये बेसिकली ये सारा जो हम पढ़ेंगे, हम इसको नाम देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ठीक है, इसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब मैं थोड़ा अप्रोच जो रखूंगा वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा, बिकॉज जो मैंने लेक्चर्स भेजे थे आपको वो 88 नंबर लेक्चर से लेके 111 तक है। वो मैंने जस्ट देखा था कि कोई बच्चा देख लेगा तो ठीक है, बट वो आपके सिलेबस के हिसाब से एग्जाम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है वही आपका सिलेबस, वही जो मैंने उन अराउंड 20 और लेक्चर्स में कवर करा दिया है, वही आपका सिलेबस है। बट वो ट्वेल्थ के लिए और आपका कम्पिटेटिव एग्जाम है। ट्वेल्थ में आपको पूरा पता डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम जाया हो जाएगा। बट मैंने रखा था ठीक है, 2-3 दिन में अगर थोड़ा भी आप लोग देखोगे तो आपको एज तो मिलेगा। एनीवेज, सबसे पहले हम सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी जो हम बोलते हैं इंडिया में कंपनीज जो है, इनके फाइनेंस स्टेटमेंट से क्या क्या मुराद है? अगर आपको बोलेगा व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, व्हाट इज योर आंसर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? अनुराधा? So balance sheet, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, गुड। cash flow statement, I think so. Profit and loss account. हाँ, बट मैं थोड़ा इसमें चेंज करूंगा। मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दूंगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट ने शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट दिया है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है। Okay. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप मुझे कोई मुझे बता सकता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड स्टेटमेंट? अकाउंट टी फॉर्म में होता है जिसका डेबिट और क्रेडिट होता है। ठीक है, अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है, स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है। कभी आप देखोगे पीएनएल ऐसे ही नहीं बनता है, वहां आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम, फिर इसके लेस करते हैं एक्सपेंसेस, Um, एक्सपेंसेस हेड्स है, परचेज ऑफ स्टॉक, कंजम्पशन, चेंज इन सर ये इन्वेंटरी, हॉरिजॉन्टल में एम्प्लॉय होता है ये। बेनिफिट्स, ये ऐसे आता है। ये अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट होता है। ये चीज ये चीज ये चीज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है, तब इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। पहले हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे 11th-12th में, बट कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। और तीसरा आपने बोला था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फोर्थ इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपनी के फाइनेंस स्टेटमेंट में क्या आता है। तो ये चार चीजें आती है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो ये तो हमें समझ आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें क्या सीखना है? इनका एनालिसिस करना। ये आपके सिलेबस में इनमें रखा ही नहीं इनकी बैलेंस शीट बनाना, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करते हैं ये तो आता ही आपको बनाना। कंपनी का बैलेंस शीट, किसी को पार्टनरशिप का बैलेंस शीट, प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट, पीएनएल, ये आपको आता है बनाना। दे आर एज्यूमिंग आपको आता है, बट देन दे आर टेलिंग यू यू नीड टू नो हाउ टू एनालाइज दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपने सिलेबस में अलग से रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करेंगे, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालिसिस, कोई बता सकता है? और आपके सिलेबस में अगर मैं एग्जैक्टली वर्डिंग लिखूंगा, देखूंगा क्या लिखा है उन्होंने, इट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेट मी राइट इट हियर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फाइनेंशियल वाला तो मुझे समझ आया, बैलेंस शीट हो जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी है,
बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी या कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनको एनालाइज करना और इनको इंटरप्रेट करना। तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकते हैं एनालिसिस का मतलब क्या होता है और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई ट्राई कर सकता है? The interpretation means मतलब जो एज पर बैलेंस शीट या कैश फ्लो जो भी स्टेटमेंट है वो हमारे पास मतलब उसको इंटरप्रेट करना कि उसके रिजल्ट्स क्या है, हम्म। कि चाहे प्रॉफिट में लॉस में, या फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंशियल टूल्स की बात करेंगे लाइक रेशो एनालिसिस है, वो हम्म। हमें दिखाता है कि हमारी लिक्विडिटी लिक्विडिटी रैशोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रैशोज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रैशोज होते हैं, कि हमारी पोजीशन कैसी है, लिक्विडिटी में कैसी पोजीशन है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। व्हाट इज एनालिसिस? Analysis means simply analyzing the position. Sir, analysis means cutting into the pieces. Simply, it means cutting down into the pieces what information we want to sort. And interpretation means getting the information from those pieces of data. सही बोला, दोनों ने सही बोला। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा यहाँ पे, इट विल बी लाइक दिस: फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ऐसे होगा। बैलेंस शीट में रेवेन्यू, पीएनएल में रेवेन्यू होगा, एक्सपेंसेस होगा, पीबीटी होगा, EBITDA होगा, ऐसे सब चीजें होंगी। ये जो आप बनाओगे इससे सब कोई समझ नहीं पाएगा। ये तो है बैलेंस शीट और पीएनएल। एवरीवन, द मैनेजमेंट कैन नॉट इवन मेक डिसीजन ऑन द बेस ऑफ दिस। पता एक ही चीज पता चलेगा, प्रॉफिट कितना है, वो चीज पता चल जाएगी। बट इससे आप कंपनी में क्या हो रहा है आप पता नहीं कर पाओगे। कंपनी की लिक्विडिटी है कि नहीं है, कंपनी के लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है कि नहीं है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इन द रेशियो, इन द परसेंटेज फॉर्म में कितनी है, कंपनी कितना ग्रो कर रही है, लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है, सेल्स की ग्रोथ कितनी है, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, लास्ट ईयर कितना था विद रेस्पेक्ट टू सेल्स, इस साल कितना है, कंपनी का फ्यूचर है कि नहीं है, कंपनी के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो इंटरेस्ट और रिपेमेंट ऑफ लोन का प्रिंसिपल का कर पाए नहीं कर पाए। ये चीज आपको बैलेंस शीट और पीएनएल पर से नहीं बताएगा। फॉर दैट वी नीड टू डू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इन दैट व्हाट वी डू, फर्स्टली हम इस डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे भाई ने बोला कि हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं पीसेस में। एक रॉ इंफॉर्मेशन है, इसको हमने डाटा में लाना है, तो इसको मीनिंगफुल डाटा में लाते हैं हम, और वहां से फिर हम कुछ इंटरप्रेट करते हैं, उसको कन्वे करते हैं स्टेक होल्डर्स को कि इसका ये मतलब है। तो दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यूजुअली ये बहुत इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं, लोग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को एक जैसा समझते हैं, बट अगर इसको हम ड्रिल डाउन करेंगे देयर इज डिफरेंस। एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होता है, एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे कमजोरी आ रही है, डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं, विटामिन डी का टेस्ट लिखा, D3 का, तो 25 OH का टेस्ट लिखा, B12 का टेस्ट लिखा, कैल्शियम का टेस्ट लिखा, CBC लिखा, लिपिड प्रोफाइल लिखा। उसके बाद क्या करते हैं, वो लैब टेस्ट वाले उस डाटा को एनालाइज कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, दैट परसेंटेज ऑफ दैट कितना आ रहा है, वो सेल्स कितने आ रही है, वो कितना आ रही है, कितना आ रहा है, वो एनालाइज करते हैं उस डाटा को। उसके बाद जब डॉक्टर साहब रिपोर्ट लेते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। अच्छा ये आपका कम आ रहा है, इट आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, ये चीज है, तो उसके हिसाब से फिर वो दवाई देता है। सिमिलरली जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उसमें फाइनेंस बनाकर, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। उस पर अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लास में समराइजिंग, फलाना ढिमकाना, फिर क्या था, एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, है ना, वो भी था, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन ऑफ दिस डाटा। तो आज की टॉपिक में हम सीखने जा रहे हैं ये एनालिसिस और इंटरप्रेट कैसे करेंगे ताकि पूरा अकाउंटिंग हमें समझ आ जाए। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस समझ आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस डाटा को अब हमें एनालाइज करना है ताकि उससे हम कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट समझ ले।
जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाए। कौन डिसीजन ले पाए? जितने भी स्टेक होल्डर्स है। देखो, एक होता है शेयर होल्डर, दूसरा होता है स्टेक होल्डर। किस किसको दोनों का मतलब या डिफरेंस पता है? शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस है? मैंने, अगर आपने देखा, जब भी मैंने यूजर्स ऑफ फाइनेंस में बोला, मैंने स्टेक होल्डर वर्ड यूज किया है। क्या कोई मुझे बता सकता है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है? हाँ सर, स्टेक होल्डर्स हो गए मतलब जिनको भी कंपनी से बेनिफिट होगा, मतलब दे आर द पार्ट, दे कुड बी एम्प्लॉइज, शेयर हाँ, बिल्कुल होल्डर्स, बिल्कुल बिल्कुल। everyone. And shareholder is particularly who invested a money in the इन्वेस्टेड, company. ओके। जब हम यूजर्स बोलेंगे तो हम सिर्फ शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे। शेयर होल्डर को ही जानने की जरूरत नहीं होती है, सबको जानने की जरूरत है। पोटेंशियल इन्वेस्टर को जानने की जरूरत है। आज की डेट में ईरान और इसराइल में जंग हो रहा है, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी को लेके, कि भाई मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अगर मेरे लगे हैं पैसे तो मैं उससे मार्केट से निकालूं नहीं निकालूं। करते हैं ना, ये डिसीजन मेकिंग हम कर लेते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि भाई अगर जंग होगी तो क्या होगा। अगर ईरान और इसराइल की जंग हो जाएगी तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जो कंपनीज क्रूड एक्सप्लोरेशन में है, अपस्ट्रीम में है, ऑयल एंड गैस में अपस्ट्रीम में है, जो क्रूड निकालते हैं, उनके शेयर्स बढ़ जाएंगे। और जो लोग डाउनस्ट्रीम में है, रिफाइनिंग में है, उनको महंगा मिलेगा क्रूड, तो उनके प्रॉफिट्स गिर जाएंगे, तो उनके शेयर्स गिरेंगे। ये हम इंटरप्रेट करते हैं। सिमिलरली, अब इस बैलेंस शीट और पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरप्रेट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। हम देखते हैं कि इस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितने हैं। आपको पता है करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो आने वाले एक साल के अंदर अंदर या तो कैश में होंगे या तो कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाएंगे। ठीक है, अपनी फॉर्म को चेंज करेंगे विद इन 1 ईयर। उसमें हम पढ़ते हैं स्टॉक है, एक करंट एसेट है, बिकॉज एक साल के अंदर अंदर तो बिक जाएगा। डेटर है, एक साल के अंदर अंदर तो कैश दे देगा। कैश इन एक साल तक करंट एसेट है, तो बोलते हैं ये करंट एसेट्स है। सपोज मैं बोलता हूं एक कंपनी के करंट एसेट्स जब मैंने बैलेंस शीट में देखे, वो आ गए 2 लाख के। इसी तरह से इसकी करंट लाइबिलिटीज देखूंगा। करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? वो लाइबिलिटीज जो यूजुअली रिपे होनी है, सेटल होनी है विद इन 1 ईयर। इसकी करंट लाइबिलिटीज मैंने देखी 1 लाख। तो मैंने डाटा को क्या सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, बैलेंस शीट से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन वो निकाल रहा हूं। करंट एसेट इतने हो लग, और इनका रेशियो देखता हूं, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी कितना आया? 2/1। तो 2:1 आया। इसका अब क्या हो गया? दिस इज एनालिसिस करता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन आया। इट मीन्स द current assets of this company are twice its current liabilities. The current assets of this company are twice its current liabilities. उसका मतलब क्या निकला? इस कंपनी के पास जो जितनी भी करंट लाइबिलिटीज है जो उसको पे करनी है, उसके लिए ट्वाइस का सेफ्टी मार्जिन है। अगर इसकी 1x लाइबिलिटी है, इसके पास 2x के करंट एसेट है, तो इट मीन्स ये कंपनी फंडामेंटली ठीक है। बिकॉज अगर इसको ये लाइबिलिटीज अभी पे करनी पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको एक साल के अंदर पे करनी है, इसके पास इतना पैसा है, इससे डबल पैसा है, तो उनको एनकैश करके 1 लाख रुपए पे कर सकता है। इट्स कॉल्ड आइडियल करंट रेशियो। इसको हम करंट रेशियो बोलते हैं, जो आइडियली 2:1 होनी चाहिए। अब अगर कोई कंपनी है, उसको पता चला कि करंट एसेट्स है 50,000 और लाइबिलिटीज है 1 लाख, तो इट मीन्स उस कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। वो शॉर्टर रन में उसकी लिक्विडिटी नहीं है। हम बोलते हैं ना इस कंपनी की लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? इट doesn't have the liquid asset, it doesn't have the current assets sufficient enough to repay its current liabilities. That's not a healthy indication of being a good company. तो उसमें जो अब इसके स्टेक होल्डर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, वो बोलेंगे कि हम ये इंटरप्रिटेशन जब करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करेंगे, एंड दे विल से कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव फर्दर स्टॉक ऑन क्रेडिट टू दिस कस्टमर, बिकॉज इसके पास तो वो पैसे ही नहीं है पे करने के लिए, तो हम इसको उधार माल नहीं देंगे। बोलेंगे इसकी क्रेडिट वर्दिनेस सही नहीं है। इसी तरह से सपोज हम डेट इक्विटी रेशियो निकालेंगे कि डेट कितना इसका वाइजा है इक्विटी। पता चला कि डेट इसका 10 लाख है और इक्विटी 2 लाख ही लगा है। अरे ये तो लोगों के पैसे पे खेल रहा है, ये कब, तो इट इज नॉट एन हेल्दी इंडिकेशन। तो उस केस में कंपनी जो बाकी बैंक वाले होंगे, लैंडर्स होंगे, वो इसको लोन नहीं देंगे।
बोले कि इसका अपना पैसा तो नहीं लगा है, हमारा पैसा लगा हुआ है। फिर हम डेट सर्विस कवरेज रेशो देखते हैं कि ये कितना एबिटडा इसका कितना है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन से पहले ये कितना कैश कमा रहा है, और इसको देखेंगे डेट के साथ कि इसका डेट सर्विस कवरेज रेशो कितना है, कि भाई अगर इसका इंटरेस्ट की लायबिलिटी पूरे साल की 2 लाख आती है, ये कितना कैश प्रॉफिट कमा रहा है, ये इंटरेस्ट पे कर भी पाएगा कि नहीं भी कर पाएगा। तो ये सब हम एनालिस करते हैं और उसके बेसिस पे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है वो डिफरेंट डिसीजन लेते हैं। शेयर होल्डर देखना चाहेगा कि भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, whether this company will be able to pay me the dividends in the long run or not, whether this company will be able to make the profits in the long run or not, so that I can decide whether I need to sell my share, whether I need to hold my share, whether I need to invest more in this company. तो ये सब डिसीजन मेकिंग तब होगी जब हम इन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। इजियर सेड देन डन, बट यस इतना स्कोप है आज की डेट में, स्कोप है आज की डेट में, जब आपको पता है कि आज की डेट में जब लोग स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो दैट वेरी पर्सन कैन मेक गुड प्रॉफिट्स आज की डेट में हु इज एबल टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल्स। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, परसेप्शन के पीछे जाते हैं, अरे यार ये आ गया, ये आ गया तो ये शेयर भागेगा, अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग में डिफेंस के शेयर भागेंगे, लगा लो अंधाधुंध पैसा, बहुत पैसा लगाते हैं उसमें। तो वो लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएससी एंड एनएससी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, बट उनकी पीआर अच्छी नहीं है, उनकी एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं है, उनका चर्चा नहीं होता है और लोग उनको नहीं लेते हैं, जबकि यू कैन गेट दो शेयर्स एट चीपर प्राइसेस इफ यू आर एबल टू इंटरप्रेट देम देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका बहुत स्कोप है, नॉट ओनली कि आप इसको समझ लो कि भाई 10+2 का कॉमर्स के लेक्चर में करना है। इवन अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, अपनी लाइफ में अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा सकते हो। बिकॉज मैं जो देख रहा हूं कि लोग अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं, कुछ नहीं देखते कंपनी के फंडामेंटल्स है कि नहीं है, आईपीओ निकल गया तो पैसा लगा ले, पता चला कि बाद में उसका शोरूम था, एक शोरूम था, उसके बेसिस पे लोगों ने उसके शेयर्स में इतना पैसा लगा लिया, वो पैसा लगा के निकल गया। So this is very critical not only for this exam point of view, but overall life में अगर आपको आगे जाना इस फील्ड में, एनालिसिस करना अगर आपको आएगा और इंटरप्रेट करना आएगा। इंफॉर्मेशन आज की डेट में सबके पास है, पर कोई सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाता इस चीज को। हर चीज में आप देखोगे लोग बाद में पछताते हैं, अरे कोविड के वक्त पैसा इन्वेस्ट करना चाहता, अरे कोविड के वक्त पैक लेना चाहता, सब चीजें गिर गई थी। But if anyone out there was able to analyze this COVID situation and interpret what is going to be the repercussion of this COVID, what is going to be the repercussion of the markets in the longer run, तो वो पैसा बना देगा। There is this term called knowledge is power. अगर आपके पास knowledge है, आपके पास power है, because from that knowledge you will be able to take decisions. If you are able to first thing have that knowledge, then you are able to analyze that, then you are able to interpret that. भाई ये हो रहा है, इसके बाद होगा क्या, और उसके बाद अगर आपने वही चीज कर लिया और वही चीज होगी तो आप पैसा कमाओगे, अगर प्रॉफिट का है, या बाकी लाइफ में चीज है कि ना पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, तो वो चीज तब आ गई जब आपके पास वो स्किल सेट आएंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू द आवर टॉपिक, आई गेस आपको इंट्रोडक्शन तो इस टॉपिक का समझ आ गया, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। ये फाइनेंस स्टेटमेंट की हम डिफरेंट चीजें लेंगे, चाहे वो पीएनएल की होंगी, चाहे वो statement of change in equity की होगी। statement of change in equity is itself an analysis, cash flow statement is in itself an analysis, but yes, regarding financial position statement, that's called as balance sheet in our case, and statement of profit loss, जिसको आप profit loss अकाउंट बोलते हैं, उसके हम बहुत सारी चीजों को लेंगे और उनको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां से हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाए और उसको कम्युनिकेट कर पाए स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आया? यहां तक किसी साथी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? देखो एक टॉपिक में बहुत कुछ बोलने के लिए, बट हमारे पास एक ड्रॉबैक है, हमें कंप्यूटर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो मैं ज्यादा खींच भी नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। अब जो मेजर हमने पढ़ने हैं इसमें रेशो एनालिसिस में, अगर मैं आपको बताऊंगा, ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, ये हो गया हमारा, ज्यादा डिटेल में इसमें करना नहीं। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस की क्या क्या टूल्स है, मतलब क्या क्या तरीके हैं, ये मैं आपको बनाऊंगा। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कोई बता सकता है?
एनीवन वांटेड टू ट्राई? अच्छा, ये तो सबको पता होगा। रेशियो एनालिसिस पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर। बहुत सारे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो सर एनालिसिस, कैश फ्लो रेशियो का एनालिसिस। फंड फ्लो। सर बहुत सारे, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन कॉमन स्टेटमेंट्स, सर रेशियो एनालिसिस फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड कैश फ्लो एनालिसिस। इस कैश फ्लो में हम दो पढ़ते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों में क्या फर्क होता है वो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। एक एक दोस्त ने बताया था और भी चीजें, वो सब है, बट हम अभी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ये चार चीजों को पढ़ेंगे: कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस। ये चारों को डिटेल में क्योंकि हमें पढ़ना ही है तो ज्यादा सबके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। आज हम सिंपली आ जाते हैं स्टेप नंबर 1 पे, जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो आप में सर से सिलेबस में तो ये नहीं है कंपैरेटिव और ये कॉमन साइज, वहां पे तो डायरेक्टली रेशो आ, एनालिसिस एक लिखा मिनट है। एक मिनट, मैं एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने जो लिखा है ना यहाँ पे, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चीज लिखे हैं इन्होंने। आप बोल रहे हो कि वो चीज नहीं लिखी है, बट मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स देखे और पास्ट ईयर के पेपर में मैंने देखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आए हैं। तो वाइट ओके। टेक रिस्क, बेहतर है कि हम यस। करें। ठीक है, अब आप भी अगर देखोगे पास्ट ईयर के पेपर तो मुझे इसके क्वेश्चंस दिखे, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कवर दीज टॉपिक्स। ठीक है ना? ओके ये सर। एसएसबी, ये जेकेपीएससी है तो इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कोई बता सकता है? ये 12th में पढ़ा होगा आपने, क्या करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट? किसी को कुछ याद आ रहा है? सर कंपैरिजन, मतलब हर आइटम नाम से से कंपैरिजन ही होता है, क्या करते क्या है दोस्तों वो बताओ। हर आइटम का जो मतलब जो पिछले साल से मतलब अब जैसे चेंजेस आना ना। अच्छा, आपको पता है उस मैंने उस दिन बताया था आपको, जो कंपनीज एक्ट होता है, शायद आप लोगों को ही मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ पढ़ाने को लेकर ना। पर मुझे लगता है मैंने आप लोगों को दिखाया भी था बैलेंस शीट, और वो कुछ इस तरह से था, अगर इफ यू कैन रिकॉल, वो इस तरह से था। लेट मी डू इट लाइक दिस। ये 31/3/14 था, 24 था, ये 31/3/23 था ना? यहाँ पे होता था शेयर कैपिटल, यहाँ पे 4 लाख थी सपोज, यहाँ पे 3 लाख थी, यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है सपोज। ये कंपनीज एक्ट ने बोला है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाओगे, और शेड्यूल 3 में बोला है कि आपको कंपेरेटिव फिगर भी लास्ट ईयर की देनी है, ताकि शेयर होल्डर्स को अपैरेंटली दिख जाए कि लास्ट ईयर कितना था और इस साल कितना है। सपोज करंट लाइबिलिटीज है, इस साल 2 लाख की थी और लास्ट ईयर 2.5 लाख की थी। ठीक है, टोटल हुआ 509 का, टोटल 7 से 9। ठीक है, इस तरह से टोटल ऑफ लाइबिलिटीज हो गया, इस तरह से टोटल ऑफ एसेट बनेगा, ये बनेगा नॉन करंट एसेट। इसमें डिटेल में होता है, मैं आपको कुछ कुछ दिखा रहा हूं। ठीक है ना? ये बन गई बैलेंस शीट। अब अनुराधा आप बताओ, आपने बोला था कि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे? सर ये जैसे 24 का 23 से कंपैरिजन करेंगे कि कितना किसमें चेंजेस आए हैं। ओके, जैसे शेयर तो कैपिटल में। अनुराधा बोल रही है कि सर हम क्या करेंगे, 2 कॉलम ऐड करेंगे।
यही बोल रहे ना आप सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज लिखते हैं और यहाँ पे परसेंटेज चेंज लिखते हैं। एब्सोल्यूट चेंज बताओ, अब शेयर कैपिटल 2013 में कितनी थी, 23 में कितनी थी, 3 लाख, और 2024 में कितनी हुई है, 4 लाख, तो कितना बढ़ा है, 1 लाख बढ़ा है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी बढ़ी है, जल्दी बताओ आप लोग, ये भी 1 लाख बढ़ी है, और ये कम हुई है 50,000 से, है ना। यस तो सर। जॉब फ्री हो, ये 1 लाख से बढ़ा है, ये 50,000 से बढ़ा है। ये हमने कर दिया एब्सोल्यूट चेंज में कि शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ी है। अब इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब परसेंटेज में बताओ कितना बढ़ गया है शेयर कैपिटल, बताओ परसेंटेज में कितना बढ़ा है। कितनी बार मैंने बोला कैलकुलेटर साथ होना चाहिए। कैसे करते हैं परसेंटेज, कोई बताओ फॉर्मूला परसेंटेज का, इसका एब्सोल्यूट निकालने के लिए। 1 लाख, 1 लाख बढ़ गया है, पहले कितना था, 3 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100 कितना होता है, सर 33%। 33.33। इसी तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी बढ़ी है, बताओ। पहले 4 लाख थी, अब 5 लाख होगी, 1 लाख बची बढ़ी है। 1 लाख कितने में बढ़ी है, 4 लाख में। इसमें हमेशा परसेंटेज में बेस ईयर लेते हैं, क्या लेते हैं, बेस ईयर 25%। लेते हैं, ठीक है ना, बेस ईयर। तो ये कितना बनेगा, 25%। ये इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलने लगा ना, अरे नॉन करंट लाइबिलिटीज इनकी 25% बढ़ गई है, कैपिटल इनकी 35% बढ़ गई है, और लाइबिलिटीज क्या हुआ है, कम हुआ है। कम कितना हुआ, 50,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख, कितना कम हुआ है, 20% कम हुआ इनकी करंट लाइबिलिटीज। इनकी करंट लाइबिलिटीज जो है वो 20% से कम हो गई है। जो नेगेटिव होती है ना वो हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखो, आगे क्या था, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट 1 लाख डिवाइड बाई 6 लाख कितना होता है, 1/6, 16%, 16.67%। Yes, sir. और 50 डिवाइड 16.67. बाई 350 कितना होता है, 1/7, समझ अराउंड 14%। नितिन कितना होता है, कितना हो रहा है, 14.3। 14 point. ठीक है, अराउंड 14.3%। तो इससे आप थोड़ा, आपको लगा उतना नहीं अभी डिटेल में, पर किसी हद तक थोड़ा आप क्या कर पाए, जब परसेंटेज फॉर्म में डाल पाए तो यू गेट एन आइडिया, यू गेट एन आइडिया कि भाई कितना है। क्रिकेट में हम करते हैं इस चीज का यूज, सचिन तेंदुलकर हैज मेड 10,000 रन इन 100 इनिंग्स, सपोज, या इन 1000 इनिंग्स, सो यू 100 इनिंग्स, तो आप क्या बोलते थे, 10,000 डिवाइड बाय 100, तो भाई पर इनिंग वो कितना रन मारा है, ऐसे करते हैं। तो पर इनिंग वो 100 रन मारा है, सपोज करके 200 इनिंग में उसने 10,000 रन मारे, तो आपका तो 10,000 हो गया, तो यू विल गेट एन आइडिया कि भाई 50% उसने हर हर मैच में उसने 50 रन मारे हैं। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्राइक रेट का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप उसको परसेंटेज में लाते हो तो गेट एन आइडिया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या चीज है। सिमिलरली यहां पे हमने क्या किया, इस डाटा को थोड़ा सा एनालाइज कर दिया। अच्छा 1 लाख का बड़ा है, फिर परसेंटेज में ला, परसेंटेज में जब लाते हैं तो एक आइडिया मिलता है डायरेक्शनली। अच्छा 25% से इसकी लाइबिलिटीज बढ़ गई है, 20% से करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई, कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, अपनी लिक्विडिटी जो है वो सही कर रही है, बट लॉन्ग टर्म जो है वो अपना पैसा उधार ले रही है। लॉन्ग टर्म लोन वो ज्यादा ले रही है और शॉर्ट टर्म लोन जो वो कम कर रही है। और ऐसा भी पता चल रहा है कि एसेट्स को फंड करने के लिए अब वो क्या कर रही है, वो अपने शेयर होल्डर से भी पैसा ले रही है।
तो इससे फिर और डिटेल में जाओगे तो आप फिर देखोगे कि भाई इट डजंट मेक सेंस, आप लॉन्ग टर्म में पैसा लेके शॉर्ट टर्म में पैसा पे कर रहे हो, इट डजंट मेक सेंस। ये तो जस्ट मैंने खुद से एग्जांपल बना दी थी ऐसे। तो इस तरह से फिर आप बाद में इंटरप्रेट करते हो, बट इंटरप्रेट से पहले आपको एनालाइज करना पड़ता है। और जहां पर आप ऐसे करते हो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ये मैंने इसका बनाया बैलेंस शीट का। मुझे बताओ अगर पीएनएल होगा तो कुछ मुश्किल होगा? तो आंसर इज नो। अगर पीएनएल होगा तो उसमें क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा, उसमें होगा रेवेन्यू किस साल का, लास्ट ईयर का। तो फिर उसको कंपेयर करोगे, चेंज कितना आया। लास्ट ईयर की सेल्स थी 1 लाख, इस साल की सेल्स है 2 लाख, फिर आप क्या बोलोगे? 1 लाख बढ़ गया। कितना परसेंट सेल बढ़ा? 100%। फिर आप सपोज 3 साल 4 साल का कंपेयर करोगे, फिर आप क्या बोलोगे? इस साल सेल इतना, फिर आप सेल्स का ट्रेंड निकालोगे, भाई हर साल जो इसकी सेल है 10-10, 15-15% से बढ़ रही है। और अगर किसी साल दिख रहा है कम हो रही है, देन यू कैन गो इनटू कि फिर ड्रिल डाउन कर सकते हैं मैनेजमेंट, भाई ये क्यों कम हो गया। वी डू दिस थिंग इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। हम क्या करते हैं भाई? परसेंटेज में लाते हैं चीजों को। ये कितना था, ये खर्चा आपका कौन कौन सा खर्चा 10% से ज्यादा बढ़ गया, पीएनएल का वो करते हैं, परसेंटेज फॉर्म में डालते हैं। अब बोलते हैं भाई ये खर्चा 10% से क्यों बढ़ा, इसी को एनालाइज कर लो, डेप्थ में इसमें जाओ। हमारे पास टाइम नहीं होता हम सब जीएल में चेक करेंगे। हम जीएल वाइज बोलते हैं भाई मुझे बता दो लास्ट ईयर से कंपेयर करके किस चीज पे 10% से ऊपर आया, तो उस पर फोकस कर लेते हैं, भाई इधर क्यों इतना बढ़ गया खर्चा। अगर ये कॉमन होना चाहिए, अभी ये ज्यादा क्यों गया है, इस तरफ से आप ऑडिट भी कर पाओगे, इस तरफ से पकड़ भी पाओगे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। दिस इज हाउ these analysis help us, in making the decision with us for the company. Whatever decision making we have to make depends on who the stakeholder is. अगर शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है प्रेजेंटली, वो देखेगा कि भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सही है कि नहीं है, कंपनी डिविडेंड सही से दे रही है नहीं दे रही है। बैंक है तो वो इस सबसे देखेगा कंपनी की क्या बोलते हैं क्रेडिट वर्दिनेस सही है कि नहीं है, इनका लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है कि नहीं है। क्रेडिटर है तो वो शॉर्ट टर्म देखेगा, गवर्नमेंट होगा वो टैक्स के एंगल से देखेगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर होगा वो देखेगा कि फ्यूचर इस कंपनी का सही है कि नहीं है। एम्प्लॉय देखेगा भाई इस कंपनी की प्रॉफिटिबिलिटी है कि नहीं है, कि मेरे को अगले साल सैलरी बोनस ये सब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग एनालिसिस इन हिज, जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा हम वो सब चीजें सीखेंगे, बिकॉज हमें एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इस सब चीजों को। तो आज मैंने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना दिया, जिसमें मैंने आपको बैलेंस शीट का दिखाया, इसी तरीके से पीएनएल का भी बनाएगा। तो आपको इसमें ज्यादा वो डिटेल में जानना नहीं है, बिकॉज आपको कोई एकेडमिक्स का क्वेश्चन पूरा साल सॉल्व नहीं करना है अभी। बाद में आपको बच्चों को ये सब चीजें पढ़ाना है 10 टू कॉमन सेगमेंट, बट अभी आपको बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप 2 साल या जितने भी साल का कंपेयर करने हैं उसको एब्सोल्यूट फिगर में लेते हो और देन उसको परसेंटेज फॉर्म में लेते हो। ठीक है, यहां तक किसी साथी का कोई डाउट? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जब हम ये निकालते हैं ना परसेंटेज में, तो हम्म, हमें बेस ईयर, मतलब जो पहला ईयर है जिसके साथ उसको अगले वाली बेस ईयर ही लेना होता यस है ना? यस यस, इट्स लाइक दिस फ्रेंड, कि आपका कितना था पहले, अब कितना बढ़ गया है। तो परसेंटेज क्या निकलेगा, जो था उससे आप कंपेयर करोगे, जितना पहुंचा उससे कंपेयर नहीं करोगे, जो था उससे कंपेयर करोगे। 1 लाख 3 लाख से 4 लाख हो गया, 3 लाख का कितना पड़ा, 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड 3 लाख। दूसरे केस में 4 लाख करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, अभी 5 लाख हुआ, तो 4 लाख में कितना बढ़ा, 1 लाख, वो 1 लाख डिवाइड बाई 4 लाख। तो बेस ईयर हैज टू बी टेकन फॉर द कंपेरेटिव, ठीक है। आज इतना ही करें, कल इंशाल्लाह जो है हम कॉमन साइज पे आते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं करना इस चीज को। अब मैंने 1 साल का किया, 2 साल का किया, ये मल्टीपल ईयर्स का भी आप कर सकते हो, बट अब इतना तक की लिमिट करेंगे हम। क्योंकि हमें एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि मुझे 12th के बच्चों को पढ़ाना है तो मैं थ्योरी की डिटेल में उनको पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व कराऊंगा, नहीं, आपको बस कंसेप्ट की जरूरत है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर कोई क्वेश्चन आएगा वो आपसे निकल जाएगा। कल हम कॉमन साइज करेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और कल हम इंशाल्लाह रेशो एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। और कल की टाइम मैं कोशिश करूंगा कि ऑफिस से अगर मैं जल्दी आया तो हम 8:15 की क्लास लेंगे, बिकॉज रात तक फिर बहुत लेट हो जाता है। तो कल की क्लास 8:15 होगी, अनलेस अदरवाइज कुछ और कम्युनिकेशन है जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में करूंगा। टिल देन गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, शब खैर। किसी और को कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।